नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने राजनीति विज्ञान से संबंधी अवधारणा राजनीतिक सहभागिता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक नई अवधारणा राजनीति विज्ञान की उदारवाद, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की अवधारणा के रूप में पढ़ी जाती है, इसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, जिसमें आज हम उदारवाद का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं। उदारवाद स्थायी मूल्यों की अनिश्चित उपलब्धि है। उदारवाद क्या है? स्थायी मूल्यों की अनिश्चित उपलब्धि, यानी उदारवाद जो बताता है वह हकीकत में प्राप्त होगा नहीं होगा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। यह यूरोपीय इतिहास और दर्शन दोनों की महत्वपूर्ण विरासत है। कहाँ की है यह? यूरोपीय इतिहास से प्राप्त हुई एक राजनीतिक अवधारणा है। यह वास्तव में पुनर्जागरण की देन है। कहाँ से प्राप्त हुई है? पुनर्जागरण जो काल है, उस पुनर्जागरण काल की देन है ये विचारधारा। कौन सी विचारधारा? उदारवाद। यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण जो काल आता है, उसके अंदर इसका उदय होता है। उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए मोस्ट है। जो उदारवादी विचारधारा है वह मनुष्य को क्या मानती है? एक विवेकशील प्राणी मानती है, जो स्वयं अपने बारे में सोच सकता है कि अपने लिए अच्छा क्या है, अपने लिए बुरा क्या है। मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास समझाए, और कहता है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी भी ये सामाजिक संस्थाएं हैं, ये मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास समझा जा सकता है। मतलब मनुष्य द्वारा इनको बनाया गया है। इसका मतलब ये कृत्रिम है। उदारवाद जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको क्या मानता है? कृत्रिम मानता है। क्या मानता है? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बनाया हुआ, यानी कि इन सभी सामाजिक संस्थाओं, जैसे राज्य है उदारवाद के अनुसार मनुष्यों को द्वारा बनाया हुआ है। मनुष्य ने अपने लिए राज्य का निर्माण किया है। कौन मानता है? उदारवाद। उदारवाद के अनुसार मनुष्य क्या है? एक विवेकशील प्राणी है। उदारवाद की विचारधारा पुनर्जागरण की देन है, जो यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण देन या विरासत के रूप में समझा जाता है। जॉन लॉक उदारवाद का जनक है। मोस्ट है। उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम भी उदारवादी विचारकों में आते हैं। एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम भी उदारवादी विचारक है। उदारवादी दर्शन का उदय तथा विकास यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जब उदारवाद के उदय, इसके विकास के जब हम बात करते हैं, तो ये पुनर्जागरण जो यूरोप के इतिहास के अंदर हुआ, और तो धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ, इन समय ही उदारवाद का या उदारवाद की उत्पत्ति हुई। तो इन दोनों से जुड़ा हुआ है इसका उदय और विकास। और उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम भी इसके समर्थक माने जाते हैं, इनके इससे संबंधित विचारक माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी में जब सामंतशाही, राजशाही और पौपशाही जैसी मध्ययुगीन व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में उदारवाद का आगमन हुआ। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1815 में इंग्लैंड में हुआ। उदारवाद का शब्द है, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। और कहाँ, कब हुआ? 1815 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, लगा लेना। उदारवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1815 के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुआ। और ये कब आई? 16वीं शताब्दी के अंदर, जब सामंतशाही, राजशाही, पौपशाही के विरुद्ध एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हो रहा था, जिसे धर्म सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। उस समय की ये एक प्रबल विचारधारा है, उस समय इसका आगमन हुआ। उदारवाद की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कब, कैसे बना, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ? उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म, अंग्रेजी में उदारवाद को क्या कहा है? लिबरलिज्म।
शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, एक लैटिन भाषा का वर्ड है लिबर, लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। इस लिबर शब्द का क्या अर्थ है? लिबर शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। उदारवाद एक ऐसी अस्पष्ट बौद्धिक गतिशील या स्थितिवादी पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक, गरीबी विरोधी, अन्याय, अनैतिक, अमानवीय अवधारणा थी। उदारवादी जो विचारधारा है वो कैसी थी? एक स्पष्ट विचारधारा है, इसको ने अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं समझा गया। बौद्धिक है क्योंकि ये विवेकशील प्राणी मानती है मनुष्य को। गतिशील है, ये विचारधारा समय अनुसार बदलती रही। यथा स्थितिवादी है, जैसी स्थिति थी वैसा ही अपने आप को इसने ढाल लिया। पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक है, पूंजीवाद का समर्थन करने वाली थी। गरीबों के विरोधी थी, ये गरीब के विरोधी थी, पूंजीवाद के पक्ष में थी। अन्यायपूर्ण थी, अनैतिक थी, अमानवीय अवधारणा कही जा सकती है उदारवादी अवधारणा को। ये ऐसी विचारधारा का नाम है जिसका स्वरूप और कार्य क्षेत्र विकास के प्रथम चरण से लेकर वर्तमान तक बदलता रहा, इसीलिए तो इसको क्या कहा है? गतिशील अवधारणा कहा है। ये जब शुरू में उत्पत्ति हुई उससे लेकर आज तक ही लगातार अपने स्वरूप को बदलती रही है। कभी ये पूंजीपतियों के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है, तो बाद में ये दबी जुबान में पूंजीपतियों के हित की बात भी करता है। कभी कभी तो स्पष्ट रूप से ये पूंजीवाद से प्रभावित होती है और उसका पक्ष लेती है, और कभी कभी दबी जुबान ये पीछे से पूंजीवाद का पक्ष लेती है। तो इसका जो स्वरूप है लगातार बदलता रहा है। बाद में जब मार्क्सवाद के डर से पूंजीपतियों को बचाने के लिए ये गरीबों के हित की बात करने लगा। जब मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ तो ये विचारधारा जो उदारवादी विचारधारा थी, जो पूंजीपतियों का पक्ष लेती थी। किनका पक्ष लेती थी? पूंजीपतियों का। तो मार्क्सवाद के उद्देश्य से, तो जब बाद में जब मार्क्सवाद के डर से, यानी जब मार्क्सवाद का जन्म हुआ, तो ये सोच के कि ऐसे नहीं सभी जगह मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवादी विचारधारा अपना ली जाए, उसके डर से पूंजीपतियों को बचाने के लिए ये गरीबों के हित की बात करने लगी। कब? जब मार्क्सवाद का उदय हुआ तो उदारवाद ने किसकी बात की? गरीबों के हित की। कब? जब मार्क्सवाद का उदय हुआ। उदारवाद लोक कल्याण की अवधारणा का प्रबल समर्थक बन गया। जब मार्क्सवाद का उदय हुआ तो उदारवाद ने लोक कल्याण की विचारधारा अपना ली, जन कल्याण की अवधारणा अपना ली, जो पहले किसकी समर्थक थी? पूंजीपति की समर्थक थी। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद वे पुनः अपने परंपरागत स्वरूप की तरफ बढ़ चला था। जब सोवियत संघ जो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था उसका विघटन हो गया, ध्वस्त हो गई ये व्यवस्था, तो उदारवाद ने धीरे धीरे वापस पूंजीपतियों की ओर समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। तो ये अपने स्वरूप में लगातार बदलती रही। इसका विकास देखते हैं तो हमेशा ये अपने स्वरूप को बदलती रही है। मार्क्सवाद से पहले पूंजीपतियों का पक्ष लिया, जब मार्क्सवाद आया तो ये गरीबों के हित की बात करने लगी। जब सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था का विघटन हो गया तो इसने वापस पूंजीपतियों का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलनों ने इसे जन्म दिया। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन में इसका जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति जो हुई, औद्योगिकरण ने इसे आधार प्रदान किया और बढ़ते पूंजीवाद ने इसे स्वतंत्रता के निकट ला खड़ा किया। किसने? पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव ने इसको स्वतंत्रता के निकट ला खड़ा किया। व्यक्ति के प्रति इस विचारधारा की आस्था ने राज्य को सीमित रूप दिया है, और इसने किसको? राज्य को क्या किया? सीमित रूप दिया है कि राज्य कम से कम कार्य करे, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दे, व्यक्ति स्वयं अपने हित का कार्य कर लेगा। इसलिए यह मानता है कि व्यक्ति क्या है? वो साध्य है, और राज्य क्या है? साधन है। राज्य व्यक्ति के हितों के सुरक्षा प्रदान करने का एक साधन मात्र है। कौन कहता है? उदारवाद। उदारवाद का उदय एवं विकास जॉन लॉक, जर्मी बेंथम, एडम स्मिथ की
जब रचनाओं में हम उदारवाद की झलक मिलती है तब इसका रूप नकारात्मक था। प्रारंभ में इसका स्वरूप कैसा था? नकारात्मक। जॉन लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ के उदाहरणों में इसको नकारात्मक स्वरूप देखने को मिलता है जब ये पूंजीपतियों का समर्थन करती है, और ये व्यक्तिवाद तथा शास्त्रीय उदारवाद के रूप में जाना गया। जो प्रारंभिक जो उदारवाद है वह व्यक्तिवाद और शास्त्रीय उदारवाद, पूंजीपतियों का समर्थन करने वाला उदारवाद कहलाया। 19वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे सकारात्मक रूप प्रदान किया। 19वीं सदी के अंदर ये सकारात्मक रूप के अंदर सामने आई। और किसने सकारात्मक रूप दिया? J.S. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तब राज्य को आवश्यक बुराई समझने के बजाय एक सकारात्मक अच्छाई समझा जाने लगा। शुरू के अंदर उदारवाद ने जब नकारात्मक स्वरूप में था तब ये राज्य को क्या मानता था? एक आवश्यक बुराई मानता था राज्य को। लेकिन जब जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसका सकारात्मक रूप प्रकट किया तो इसने राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानना प्रारंभ किया तथा अनियंत्रित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्था के लिए खतरा समझते हुए व्यक्ति की गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध लगाया जाने लगा, और कहा कि व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं उस पर प्रतिबंध होने चाहिए। किसने कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जबकि प्रारंभिक जो उदारवाद था वे व्यक्ति को खुला छोड़ने का समर्थन करता था, जिसे हम नकारात्मक उदारवाद के रूप में जानते हैं। 20वीं शताब्दी में लास्की और मैकाइवर ने इसे नए रूप में पेश किया। वे अब राज्य को एक अच्छी तथा आवश्यक संस्था माननी जाने लगी, और 20वीं शताब्दी में लास्की और मैकाइवर ने उदारवाद को नया रूप दिया और यह राज्य को एक अच्छी और आवश्यक संस्था मानने लगा, और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक समझा जाने लगा। और कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? कानून है। यह कब माना? 20वीं शताब्दी के अंदर लास्की और मैकाइवर ने उदारवाद की इस प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत की। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी, मैं मार्क्सवाद की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर पुनः व्यक्ति की स्वायत्तता की ओर झुकता हुआ राज्य के कार्यों को सीमित करने का समर्थन करने लगा। जब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंत में मार्क्सवाद की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर, यह मार्क्सवाद न हो जाए सब जगह, इस प्रकार की अवधारणा से भयभीत हुआ उदारवाद, और इसने स्वयं ने व्यक्ति की स्वायत्तता की ओर झुकना प्रारंभ किया और राज्य के कार्यों को सीमित करने पर समर्थन देने लगा। उदारवाद व्यक्ति प्रेमी विचारधारा है। उदारवाद कैसी विचारधारा है? व्यक्ति से प्रेम करने वाली, इसलिए इसको व्यक्तिवाद का समर्थक भी माना जाता है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देती है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है और व्यक्ति के अधिकारों पर बल देती है। ये राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानती है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, अंडरलाइन कर लेना। ये राज्य को साधन मानती है और व्यक्ति को साध्य मानती है। इसके अनुसार व्यक्ति क्या है? साध्य है। हमारा टारगेट व्यक्ति है, लक्ष्य व्यक्ति है। व्यक्ति आराम से रहना चाहिए और इसके आराम के लिए राज्य एक क्या है? साधन है। ये रूढ़िवादिता व परंपरावाद के स्थान पर सभी क्षेत्रों में सुधार और उदारीकरण का पक्ष लेता है कि व्यक्ति के आराम के लिए, व्यक्ति के हित के लिए कुछ भी बदलाव किए जा सकते हैं। संविधानवाद, विधि का शासन, विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र चुनाव, न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली, अधिकारों और स्वतंत्रताओं व न्याय की व्यवस्था आदि उदारवादी विचारधारा के कुछ लक्षण है। यह सब क्या है? उदारवादी व्यवस्था के लक्षण है। क्या? संविधान होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, न्याय व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए, व्यक्तियों के अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। तो ये सब उदारवाद का अर्थ के रूप में पढ़ा जाता है, इसके लक्षण के रूप में इनको देखा जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम उदारवाद की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।